हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टोटल स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्मों के संयोजन के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रिज्मों का संयोजन होता कैसे है, ये क्यों किया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसको किस किस प्रकार से अपन संयोजन कर सकते हैं, हमारे आवश्यकता अनुसार से इसको किस किस तरह से दो प्रिज्मों को जोड़ सकते हैं, इसको किसके माध्यम से जोड़ा जाता है, ये सब आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रिज्मों का संयोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिज्मों का संयोजन करने की आवश्यकता हमको पड़ी क्यों। तो जैसे हम जानते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में हम आपतित करते हैं इस तरह से, तो वो अपने वर्णों में विक्षेपित हो जाती है, प्लस साथ ही साथ उसमें विचलन भी हो जाता है। किंतु हमको चाहिए दोस्तों सिर्फ वर्ण विक्षेपण हो, विचलन ना हो। हम देख लेते हैं, किंतु हमको जब वर्ण विक्षेपण हो, वर्ण विक्षेपण हो, विचलन ना हो, विचलन ना हो, केवल वर्ण विक्षेपण हो, तब हम कैसे करेंगे। या हमको चाहिए जब विचलन हो, वर्ण विक्षेपण ना हो। तो इसी कंडीशन को, इसी समस्या को समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने दो प्रिज्मों को आपस में कनाडा बाल्सन एक मटेरियल है दोस्तों, जिसके सहायता से हम दो प्रिज्मों को आपस में जोड़ते हैं। इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसी मटेरियल को, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब तक के लिए जान लो कि इसको दोनों प्रिज्मों को आपस में कनाडा बाल्सन द्वारा जोड़ करके हम एक प्रिज्म, नया प्रिज्म तैयार करते हैं, जिसके थ्रू हम या तो विचलन प्राप्त कर सकते हैं या तो वर्ण विक्षेपण प्राप्त कर सकते हैं। हम दोनों केस को एक ही प्रिज्म में या दो प्रिज्म को एक कंबाइन करके एक प्रिज्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। इसमें हम दो प्रिज्म लेते हैं, वो भी अलग अलग कांच के बने प्रिज्म होते हैं। फर्स्ट प्रिज्म होते हैं क्राउन कांच के बना प्रिज्म, क्राउन कांच का बना प्रिज्म, क्राउन। एंड सेकंड प्रिज्म लेते हैं फ्लिंट कांच का बना प्रिज्म, फ्लिंट कांच का बना प्रिज्म, फ्लिंट कांच का बना प्रिज्म। ये कुछ विशेष प्रकार के कांच के बने प्रिज्म होते हैं दोस्तों, जिसको आपस में कनाडा बाल्सन द्वारा जोड़कर हम प्रिज्मों का संयोजन करते हैं और हमारी आवश्यकता अनुसार आउटपुट में हमको जो चीज़ प्राप्त करना रहता है, विक्षेपण प्राप्त करना रहता है प्रकाश का, तो विक्षेपण हमको मिलता है, वर्ण विक्षेपण, या विचलन प्राप्त करना रहता है तो विचलन भी हमको मिलता है। तो इसको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ट्रिक है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, एंड सेकंड होता है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। पहला है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, जिसमें दोस्तों ओनली विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता, वर्ण विक्षेपण रहित रहता है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। और दूसरा होता है विचलन रहित, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, जिसमें केवल विचलन, वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन नहीं होता है। तो दोनों को बारी बारी से देख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में विचलन ही क्यों होता है, वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं होता, और विचलन रहित वर्ण विक्षेपण में वर्ण विक्षेपण ही क्यों होता है, विचलन क्यों नहीं होता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम दो प्रिज्म, क्राउन कांच के और फ्लिंट कांच के बने प्रिज्म को इस तरह से कंबाइन करते हैं कि दोनों के प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे हम देख सकते हैं क्राउन कांच के बने प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण ऊपर की ओर है, तथा फ्लिंट कांच के बने प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण नीचे की ओर है, ताकि हमको आउटपुट में केवल विचलन मिले, वर्ण विक्षेपण ना मिले। तो इसी कंडीशन को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से पहला शर्त है कि दोनों का प्रिज्म का कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो चलिए इसको सिद्ध करके देखते हैं दोस्तों कि दोनों का प्रिज्म का कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में है कि नहीं है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स से दोस्तों, और फिजिक्स का रूल ही यही कहता है कि केवल डायग्राम से बताने से या बात करके ऐसे बोल देने से ये प्रूव नहीं हो जाता कि वो चीज़ एक्चुअल में वो है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसको बताना पड़ता है दोस्तों कि एक्चुअल में वो दोनों प्रिज्म का कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में है कि नहीं है। तो पहली शर्त तो यही है दोस्तों, शर्त में हम लिख सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रूव करते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है कि नहीं है।
दोनों प्रिज्म के प्रिज्म कोण, या इस चीज को बोलते हैं दोस्तों अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं कि एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। तो माना दोस्तों, माना क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए, माना क्राउन कांच के बने प्रिज्म के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू आर है, एवं बैंगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू वी है दोस्तों। एवं इस प्रिज्म मतलब ओनली अभी हम क्राउन कांच के बने प्रिज्म की बात करें दोस्तों। तो इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए है, तथा अब दूसरे प्रिज्म की बात करते हैं। तथा फ्लेन कांच के बने प्रिज्म द्वारा प्रिज्म के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों का अपवर्तनांक क्रमशः क्या क्या है दोस्तों, इसको हम डेस में ले लेते हैं। लाल रंग का अपवर्तनांक ले लेते हैं म्यू डेस आर, व बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लेते हैं म्यू डेस वी। तथा प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण क्या है, ए डेस है दोस्तों। ये मान के चलें दोस्तों। अब देख लेते हैं जो क्राउन कांच के बने प्रिज्म द्वारा लाल रंग एवं बैंगनी रंग का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या आता है। तो लिख लेते हैं क्राउन कांच के बने प्रिज्म के द्वारा लाल एवं बैंगनी रंगों का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या ऊपर दिख रहे आई बटन में भी क्लिक करके अभी देख सकते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण होता क्या है, उसको निकाला कैसे जाता है। तो क्राउन कांच के लिए देख रहे हैं दोस्तों, तो क्राउन कांच के लिए अपन थीटा ही ले लेते हैं और प्लेन कांच के लिए थीटा डैश ले लेंगे दोस्तों। तो उसका होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालने का फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, जहाँ ए जो है प्रिज्म का कोण होता है, वी जो निकाले हैं अभी बताया हूँ कि वो अपवर्तनांक है वायलेट के लिए, बैंगनी रंग के लिए, एवं म्यू आर है रेड रंग के लिए, लाल कलर के लिए अपवर्तनांक है दोस्तों। सिमिलरली अपन निकाल सकते हैं फ्लिंट कांच के लिए। तो लिख लेंगे फ्लिंट कांच के बने प्रिज्म के द्वारा लाल एवं बैंगनी रंगों का कोणीय
वर्ण विक्षेपण क्या है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं दोस्तों थीटा डैश से। तो लाल रंग के लिए हम बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू डैश वी ले लेते हैं एवं लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू डैश आर लिए हैं एवं कोण जो है फ्लिंट कांच का प्रिज्म का कोण ए डैश हो गया। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों डायग्राम में, जैसे कि यहाँ आउटपुट में हमको मिल रहा है कोई वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा है, मतलब कि परिणामी वर्ण विक्षेपण क्या है दोस्तों, जीरो है। वर्ण विक्षेपण इंटरनल हो रहा है, आंतरिक में हो रहा है, लेकिन आउटपुट में हमको नहीं मिल रहा है। अतः हम लिख सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो परिणामी वर्ण विक्षेपण है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि परिणामी हमारा वर्ण विक्षेपण जीरो मिल रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो। इसको पक्षांतर कर देते हैं दोस्तों। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा, सो म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश, ए को भी इधर पक्षांतर कर देते हैं और इसको उठा के उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा ए अपॉन ए डैश को यहाँ ला लिए, तो ए डैश इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, तो माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन वो इधर आ गया, तो म्यू वी माइनस म्यू आर। तो इस मेथड से, इस व्यंजक से हम बता सकते हैं दोस्तों कि हाँ एक्चुअल में क्या है, वास्तव में हमारा जो प्रिज्म है उसका दोनों प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है वो एक दूसरे के विपरीत है। कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन हमारा डिनोट कर रहा है दोस्तों कि दोनों प्रिज्म का कोण एक दूसरे के विपरीत है। और यही क्या है दोस्तों, यही वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्त है। यही वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। और इसमें जो माइनस साइन है ये आप लोग लिख लेना दोस्तों, जो माइनस साइन है ऋण का चिन्ह है वो यह बता रहा है कि दोनों प्रिज्म का प्रिज्म कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखा हुआ है, या प्रिज्म कोण बोलो या अपवर्तक कोण बोलो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखा हुआ है। तो अब इस डायग्राम में देख लेते हैं दोस्तों कि आउटपुट में हमको सिर्फ विचलन मिल रहा है, सिर्फ श्वेत प्रकाश मिल रहा है जिसका विचलन हो गया है। विचलन हुआ है कैसे पता चला, इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं पर से दोनों कट रहा है और वहाँ पर एक एंगल बन रहा है दोस्तों, और सॉरी इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं तो एक एंगल बन रहा है। इससे ये पता चलता है कि इसमें कुछ न कुछ विचलन हुआ है, किंतु वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये क्यों नहीं हुआ, वर्ण विक्षेपण क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न क्या है, इसी को जानने के लिए उसका मेन रीज़न यह है दोस्तों कि हमारा जो भी प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, फ्लिंट कांच और क्राउन कांच के जो दोनों प्रिज्म है, दोनों का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है दोस्तों वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये अलग अलग क्यों हैं, ये तो फिर वही बात हो गई ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ओनली डायग्राम में बता दे रहे हैं, हम बोल के बता दे रहे हैं और डायग्राम में बता दे रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। फिक्स पढ़ रहे हैं अतः उसको हमको प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो प्रूव करके दिखाते हैं दोस्तों कि ये दोनों प्रिज्म का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता अलग अलग है कि नहीं है। यदि अलग अलग होगा तभी हमारा ये डायग्राम राइट है दोस्तों, तभी हमें आउटपुट में विचलन मिलेगा। यदि वो सेम आ जाता है, क्राउन कांच के बने प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता और फ्लिंट कांच के बने प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता यदि हमारा सेम आ जाता है तो ये डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा, हमें आउटपुट में वर्ण विक्षेपण देखने को मिलेगा, वो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये एक्चुअल में हमारा दोनों प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता सेम है कि अलग अलग है। सो परिणामी विचलन लिख लेते हैं दोस्तों, परिणामी विचलन, परिणामी विचलन में हम ये बताते हैं कि क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच के बने प्रिज्म के लिए, के बने प्रिज्म
में लिख लेते हैं। क्राउन कांच के बने प्रिज्म में जो माध्य किरण है वो माध्य किरण या रंग बोलो, माध्य किरण का अपवर्तनांक हम ले लेते हैं म्यू वाई ले लेते हैं। यहाँ माध्य किरण के रूप में येलो को लिए हैं दोस्तों, पीला रंग पित्त रंग को हम लिए हैं माध्य किरण के रूप में। तो क्राउन कांच के लिए माध्य किरण का अपवर्तनांक म्यू वाई है, मान के चले हैं। एवं फ्लिंट कांच के लिए फ्लिंट कांच के बने प्रिज्म में माध्य किरण का अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू डैश वाई है दोस्तों। ये दोनों हैं। अब क्राउन कांच के बने जो प्रिज्म है उसके द्वारा माध्य किरण का विचलन निकाल लेते हैं। और विचलन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि विचलन निकाला कैसे जाता है, ये होता क्या है, इससे फॉर्मूला क्या निकल के आती है, ये आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो क्राउन कांच के बने, इसको आप लोग लिखते रहना यार। क्राउन कांच के बने प्रिज्म के द्वारा माध्य किरण का विचलन क्या होगा। तो विचलन का फॉर्मूला जैसे हम जानते हैं दोस्तों, विचलन का फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये पढ़े थे दोस्तों। तो क्राउन कांच के लिए माध्य किरण का विचलन क्या हो जाएगा, डेल्टा हम लोग इसमें डैश नहीं डालते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। एंड फ्लिंट कांच की बात करें, एफ लिख देता हूँ मैं फ्लिंट कांच को। तो फ्लिंट कांच के लिए यदि बात करें माध्य किरण का विचलन, आप लोग लिखते रहना दोस्तों। फ्लिंट कांच के लिए माध्य किरण का विचलन की यदि बात करें तो इसी सूत्र से डेल्टा डैश वाई इज इक्वल टू म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए, ये हो जाएगा दोस्तों। ए डैश हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम प्रिज्म का कोण क्या लिए हैं, ए डैश लिए हैं दोस्तों, सही है, ओके। अब परिणामी विचलन की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखे हैं परिणामी विचलन। तो परिणामी विचलन कब बोलते हैं, जब दोनों विचलन को या जितना भी विचलन हम निकाल रहे हैं उसको हम जोड़ देते हैं तो आउटपुट में मिलता है, वो परिणामी विचलन है दोस्तों, रिजल्टेंट डेरिवेशन। तो परिणामी विचलन की बात करते हैं तो क्राउन कांच के बने प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन प्लस डी इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू क्राउन कांच के बने प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन एवं फ्लिंट कांच के बने प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन, आप लोग लिखते रहना। इसको मैं बता देता हूँ, डी इज इक्वल टू बोलने का मतलब है डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डैश वाई, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं दोस्तों। डी इज इक्वल टू डेल्टा वाई का वैल्यू यहाँ अपन देख सकते हैं, निकाले हैं म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, प्लस इसके लिए हम निकाले हैं म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश दोस्तों, ये निकाले हैं। अब इस इक्वेशन में हम ए डैश की वैल्यू रखते हैं, तो ए डैश की वैल्यू रखने के लिए हमको प्रीवियस इक्वेशन निकाले हैं, उस पर फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। तो प्रीवियस इक्वेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से हम ए डैश की वैल्यू रखेंगे। ये इक्वेशन जो निकाले हैं, जिससे हम ये बताए हैं कि दोनों प्रिज्म का कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखी हुई है। इस इक्वेशन से हम ये ए डैश की वैल्यू वहाँ निकाल के रखेंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये इक्वेशन एक बार और वहाँ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए और कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार और लिख देते हैं दोस्तों, वो इक्वेशन था ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर। ये इक्वेशन था दोस्तों, आप लोग को याद आ रहा होगा। यहाँ से अपन निकालेंगे
ए डैश की वैल्यू और उस इक्वेशन में जाके पुट कर देंगे दोस्तों। तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ए डैश की वैल्यू। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, वन अपॉन ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डैश इंटू ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा। ओके, इसको पुनः वैसे उतार देते हैं, आर अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर। अब ये गुणा में है दोस्तों, इसको हम भाग में उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो 1 अपॉन ए डैश इज इक्वल टू, इसको हम भाग में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ आएगा तो सबको समझ आ गया। ओके, अब हमको तो निकालना है ए डैश की वैल्यू, ना कि एक बटे ए डैश की वैल्यू, हमको ओनली ए डैश की वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, उलट देंगे दोस्तों, नीचे का ऊपर, ऊपर को नीचे। तो इसको यदि हम उलट दिए तो ये आ गया ए डैश। अब अपॉन 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। तो अब मैथ्स का रूल ये कहता है दोस्तों कि यदि किसी एक पक्ष में अपने से कोई चेंजेस ला रहे हैं तो दूसरे पक्ष में भी वो चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो इधर भी अपन को पलटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों होता क्या है, म्यू वी ये ऊपर आ जाएगा, म्यू वी म्यू आर इंटू ए अपॉन नीचे में आ जाएगा म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। इतना आप लोग को समझ आया दोस्तों। ओके, तो ये निकल गया हमारा एक ए डैश की वैल्यू। अब इसी ए डैश की वैल्यू को हम उस प्रीवियस इक्वेशन में रखने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि दोनों प्रिज्मों के वर्ण विक्षेपण क्षमता अलग अलग है कि एक है, उसको देखने के लिए। तो चलो दोस्तों वहाँ रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो ये रहा वो इक्वेशन दोस्तों, इसमें हम रख देते हैं अब ए डैश की वैल्यू। तो चलो देखते हैं कैसे होता है, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश वाई माइनस 1 और ए डैश की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जो कि है म्यू, आप लोग को याद होगा या आप पीछे करके थोड़ा देख सकते हैं जो निकाले हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए जो कि ऊपर लाए थे दोस्तों, और एंड म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, ये निकाले हैं ए डैश की वैल्यू, उसी को हम केवल रखे बस हैं। अब चलो यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन जहाँ भी होता है तो मैथ्स का रूल कहता है वहाँ आता है वहाँ आता है माइनस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डी इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। इतना दूर समझ आया दोस्तों सभी को, किसी को कोई डाउट? नो। ओके, अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा ध्यान दे के देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है दोस्तों जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर फिर भी हम बाहर निकालना चाहे, उभयनिष्ठ निकालना चाहे, कॉमन निकालना चाहे तो हमारे मैथ्स का रूल ये कहता है कि हम एक पद से जो भी निकाल रहे हैं और वो चीज़ दूसरे पद में नहीं है, जैसे हम यहाँ से इतने को निकाल दें, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को यदि बाहर निकाल दे तो वो चीज़ तो यहाँ है नहीं, तो जो जिस पद में वो चीज़ नहीं होता उसमें उस चीज़ का भाग देना पड़ता है। तो चलो वही कर देते हैं दोस्तों, हम यहाँ से इतने को बाहर निकाल देते हैं। तो d इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए बाहर निकाल दिए तो अंदर में बचा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 1 एंड माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा म्यू डैश वाई माइनस 1 म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए एंड म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर प्लस हमने जो बोला दोस्तों कि नीचे में क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो जो चीज़ निकाले हैं उसी का भाग देंगे यहाँ पर। तो क्या निकाले हैं, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये हम नहीं, ये मैथ्स का रूल बोलता है दोस्तों, तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ जो कॉमन है उसको काट देते हैं, ए कट जाएगा, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं दोस्तों, मतलब जो डैश डैश वाला है उसको एक तरफ और जो विदाउट डैश वाला है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो अपना फाइनल इक्वेशन ये निकल जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए 1 माइनस, ये डैश वाला एक साइड कर देते हैं, तो म्यू डैश वाई माइनस 1
और म्यू डेस वी माइनस म्यू डेस आर इंटू विदाउट डेस वाला एक तरफ म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। इतना दूर समझ आया दोस्तों। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा दोस्तों इस इक्वेशन को देख के कि हमने कुछ इक्वेशन में इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो है वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने का इक्वेशन है दोस्तों। आप लोग को यदि समझ नहीं आया वर्ण विक्षेपण क्षमता आपको होता क्या है ये पता नहीं है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता होता क्या है। वहीं से यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं दोस्तों कि उसकी वैल्यू होती है ओमेगा, जो कि वर्ण विक्षेपण क्षमता को बताती है। तो चलिए रख देते हैं वैल्यू। एक बार वो बता दूं क्या फॉर्मूला, चलो देख लो। फॉर्मूला ये होता है दोस्तों उसका, ओमेगा इज इक्वल टू मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता इज इक्वल टू अपॉन, हम लोग उसमें पढ़े थे दोस्तों कि किन्हीं भी दो निर्गत रंगों का वर्ण विक्षेपण क्षमता उन दोनों रंगों के कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं माध्य रंग के विचलन के क्या होता है, माध्य रंग के विचलन के अनुपात होता है दोस्तों। तो चलिए रख देते हैं अब वैल्यू। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अपना म्यू वाई माइनस वन इंटू ए और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस म्यू डेस इन वाई माइनस वन अपॉन म्यू डेस वी माइनस म्यू डेस आर इंटू हो जाएगा ओमेगा। ये डायरेक्ट इतने का वैल्यू अपन पुट कर दिए दोस्तों ओमेगा, यहाँ देख सकते हैं। ओके इतना समझ आया। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पर अपन फोकस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जस्ट इसके उल्टा है, जस्ट इसके उल्टा है, मतलब इसको अपन उलट पुलट करेंगे, नीचे को ऊपर लाएंगे, ऊपर को नीचे आएंगे, तो फिर इसी हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा और फिर वहाँ पर हम ओमेगा रख सकते हैं। तो चलिए उसी को हम थोड़ा सा उलट पुलट कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे हम ऊपर को नीचे लाते हैं, नीचे को ऊपर लाते हैं दोस्तों, तो हमारा जो है एक के बटे के रूप में उसको लिखना पड़ता है। तो देख लेते हैं फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा। तो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए एंड 1 ये लिख लेते हैं माइनस ये आ जाएगा, उसको उलट पुलट कर रहे हैं तो वो बटे एक के रूप में आ जाएगा दोस्तों। तो एक बटा हम नीचे था उसको ऊपर ले आते हैं, तो म्यू डेस वी माइनस म्यू डेस आर एंड म्यू डेस वाई माइनस वन, ये हो जाएगा। हम इसको बटे के रूप में लाएं ताकि हम नीचे को ऊपर ले जा सकें और ऊपर को नीचे ला सकें। इनटू ओमेगा है दोस्तों, आपने देखे होंगे प्रीवियस इक्वेशन में, थोड़ा वीडियो पीछे कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब आगे प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं उसी फॉर्मूला में, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला में हम उसके जगह में हम ओमेगा रख सकते हैं, चूँकि वहाँ डेस डेस लगा है इसलिए हम ओमेगा ना रख के ओमेगा डेस रख देते हैं दोस्तों। ये इस तरह से कुछ दिख रहा होगा, इसलिए हम उसके जगह में ओमेगा डेस रख देते हैं। तो ये हो गया अपना d इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए एंड 1 माइनस ओमेगा डेश इंटू ओमेगा। फाइनल हम इसको लिख सकते हैं d इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए और 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ये हो गया अपना फाइनल इक्वेशन दोस्तों, जिसमें से ओमेगा ये बताता है, ओमेगा क्या बताता है, ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन एवं ओमेगा डैश ये बताता है म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस वन। अतः ओमेगा क्या है, जो क्राउन कांच के बने जो प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता, तथा ओमेगा डैश क्या है, जो फ्लिंट कांच का बने प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता। और दोनों का देख रहे हैं दोस्तों, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। अतः जो आउटपुट में जो मिलेगा दोनों का वर्ण विक्षेपण क्षमता अलग अलग है, अतः आउटपुट में हमको विचलन देखने को मिलेगा, वर्ण विक्षेपण देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों कांच के बने प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है, उसकी पावर जो है वो अलग अलग है।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियो बन रहा है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, मतलब डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। आज